हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बिजनेस सर्विसेज का। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 12th लेक्चर वीडियो है एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ये मेरा आखिरी लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर पे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा एंड इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ई बिजनेस का। ठीक, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम ई बिजनेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, आज हमारे बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर है जिसमें मैं आखिरी जो हमारा टॉपिक रह गया था वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम वेयर हाउसिंग सर्विसेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अभी तक हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, कितने टाइप की सर्विसेज होती है ये हमने पढ़ा, 3 टाइप की होती है। बिजनेस सर्विस क्या होती है ये भी देखा। फिर इसमें मैंने आपको 5 जो बिजनेस सर्विसेज हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें मैं आपको बैंकिंग सर्विसेज विद दीज सब टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद मैंने आपको इंश्योरेंस सर्विस के बारे में बताया जिसमें मैंने डिटेल में सारे टॉपिक डिस्कस किए। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन सर्विस पढ़ी, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पढ़ी एंड इस समय जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दैट इज वेयर हाउसिंग सर्विस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेयर हाउसिंग क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक से, वेयर हाउसिंग सर्विसेज से। तो ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार बता देती हूँ। वेयर हाउस का क्या मतलब होता है, वेयर हाउसिंग सर्विस का क्या मतलब होता है, ये सब समझेंगे। एंड वेयर हाउस कितने टाइप के होते हैं। तो वेयर हाउस जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस एंड कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो ये 5 टाइप के वेयर हाउस हैं जिन्हें डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, जिसमें 5 फंक्शन होते हैं। इनके मेन 5 फंक्शन होते हैं। एक है कंसोलिडेशन, एक है ब्रेक द बल्क, स्टॉक पीलिंग, वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 इनके मेन फंक्शन होते हैं। तो इन्हीं को हमें डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। वेयर हाउसिंग सर्विसेज, तो हम जानते हैं स्टोरेज। स्टोरेज जो है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये जो एस्पेक्ट है ना, स्टोरेज, ठीक है, कुछ स्टोर करना, स्टोरेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी को ध्यान में रख के वेयर हाउसिंग सर्विसेज को स्टार्ट किया गया। तो वेयर हाउस वैसे हिंदी में मतलब क्या होता है? वेयर हाउस का मतलब, वेयर हाउस का मतलब होता है हिंदी में, क्या मतलब है हिंदी में? मतलब होता है गोदाम। कहते हैं ना वेयर हाउस मतलब गोदाम, या कह लीजिए माल भंडार, जहां पे जो सामान है उनका भंडार किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। ठीक है, तो हम बात करें पहले के टाइम में, अर्लियर क्या कॉन्सेप्ट था और आज के टाइम में वेयर हाउस का क्या मतलब हो गया है, कौन कौन सी सर्विसेज वेयर हाउस में प्रोवाइड की जाती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको अर्लियर कॉन्सेप्ट बताती हूँ। पहले वेयर हाउस मतलब क्या होता था? पहले वेयर हाउस मतलब होता था एक स्टैटिक यूनिट, एक मतलब कह लीजिए एक यूनिट जहां पे जो गुड्स होते थे उनको रखा जाता था, स्टोर किया जाता था इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, ताकि उनकी जो भी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वैल्यू है, यूजफुलनेस है, ये सब मेंटेन रहे। ठीक है, तो पहले यही कॉन्सेप्ट था वेयर हाउस का। वेयर हाउस मतलब एक गोदाम जहां पे जो गुड्स हैं रखे जाते हैं और अच्छे से रखे जाते हैं, सिस्टमैटिक वे में, साइंटिफिक मैनर में, ताकि वो प्रोडक्ट खराब ना हो, उनकी वैल्यू न जाए। ठीक है, वो यूजफुल बने रहे। तो इसको कहा जाता था वेयर हाउस। ठीक, एक टिपिकल वेयर हाउस ऐसी होता था जहां पे जो रोड ट्रांसपोर्ट है, जैसे इसमें रेल आता है, ट्रक आता है और भी डिफरेंट मोड से सामान लेके वहां पे स्टोर किए जाते हैं। और जो टिपिकल जो वेयर हाउस है उसमें जनरली मैनुअली काम होता था, मतलब जो डिफरेंट लेबर्स होते थे वो मैनुअली सामान को रखते थे। ठीक है, ऐसे करके सारे सामान रखे जाते थे, मैनुअल यूज ज्यादा होता था। एंड ये जो वेयर हाउस थे दे आर मेनली यूज बाय मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो सामान बनाते हैं, वो बेसिकली स्टोर करते थे। इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, होलसेलर या जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, कस्टम, ये लोग बेसिकली ये वेयर हाउस यूज करते हैं। ठीक है, बट आज का जो वेयर हाउस है ना उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है। आज का वेयर हाउस जो है केवल स्टोरेज पर्पज से ही यूज नहीं होता है। आज का वेयर हाउस केवल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि वो इससे ज्यादा है, वो लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर हो गया है। आज की जो वेयर हाउसिंग सर्विसेज है ना, वो लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर।
यानी सस्ते में, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में बहुत सारी लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइड करता है आज का वेयर हाउस। जिससे क्या होता है, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस पे, राइट टाइम में, राइट फिजिकल कंडीशन में, एक सही राइट कॉस्ट पे अवेलेबल किया जाता है प्रोडक्ट को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। आज का जो वेयर हाउस है ये लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर है। पहले की तरह नहीं है कि केवल सामान को स्टोर करने के लिए स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर था पहले का वेयर हाउस, लेकिन आज का क्या है, लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर है। जिससे क्या होता है, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट फिजिकल कंडीशन में, यानी सही फॉर्म में, राइट कॉस्ट पे अवेलेबल कराया जाता है। आज का जो मॉडर्न वेयर हाउस है वो फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया है। वहां पे कन्वेयर बेल्ट जो होती है, ये वाली आपने देखा होगा, ऐसी कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, इनका यूज किया जाता है। चीजें मैनुअली नहीं उठाई जाती हैं, कन्वेयर बेल्ट का यूज किया जाता है, क्रेन्स का यूज किया जाता है, क्योंकि सामान इतने भारी होते हैं। प्लस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ज्यादा से ज्यादा काम करना है ना, तो मशीनों का यूज किया जाता है, क्रेन का यूज किया जाता है, फोकलिफ्ट, ये होती है फोकलिफ्ट, फोकलिफ्ट से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाता है। एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, क्योंकि देखिए वेयर हाउस को प्रॉपरली मैनेज करना है, कितना सामान है स्टॉक में, कितना खत्म हो गया, कितना आना है, इन सबका प्रॉपर मैनेज करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। वो पेन पेपर पे हिसाब किताब नहीं होता है। आज के टाइम में देयर इज अ प्रॉपर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना स्टॉक है वेयर हाउस में। ठीक है, तो आज का वेयर हाउस की हम बात करें तो इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक, ये पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया है। ठीक है, तो दिस इज वेयर हाउसिंग सर्विसेज। तो चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस कितने टाइप के होते हैं? तो वेयर हाउस 5 टाइप के होते हैं: प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस एंड बॉन्डेड वेयर हाउस। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्राइवेट वेयर हाउस। सबसे पहला क्या है? प्राइवेट वेयर हाउस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइवेट वेयर हाउस यानी ये वेयर हाउस किसी प्राइवेट बॉडी के द्वारा ओन किया जा रहा है। ये जो वेयर हाउस किसका है? किसी कंपनी का है। ठीक है, शायद रिटेल चेन की कोई कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरर है, उसका अपना प्राइवेट वेयर हाउस है। तो ये क्या होता है? प्राइवेट वेयर हाउस। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, प्राइवेट वेयर हाउस क्या है? दिस इज ऑपरेटेड, ओन्ड या फिर लीज पे लिए होते हैं बाई अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड। यानी कंपनी अगर अपने गुड्स को खुद ही हैंडल कर रही है, खुद ही स्टोर कर रही है, तो उसका अगर अपना वेयर हाउस है जिसे वो खुद ऑपरेट कर रही है, खुद ही उस मतलब ओन कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि महंगा पड़ेगा। छोटे जो ट्रेडर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपने प्राइवेट वेयर हाउस उनके लिए काफी महंगा पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अपने वेयर हाउस होते हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि अपना खुद का वेयर हाउस मतलब रखें। ठीक है, तो वो पब्लिक वेयर हाउस यूज करते हैं। तो वेयर हाउस का एक मतलब कह लीजिए प्राइवेट वेयर हाउस का डीमेरिट है कि थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसका फायदा भी तो है, पूरा कंट्रोल होगा, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, और इससे जो डीलर रिलेशन है वो भी स्ट्रांग होते हैं। अपना वेयर हाउस है तो अपने हिसाब से काम होगा कि नहीं होगा, पूरा कंट्रोल रहेगा, रॉ मटेरियल कैसे रखने पूरा कंट्रोल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जब रखना चाहे, जब निकालना चाहे, जिस तरीके से प्रोडक्ट को रखना चाहे, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी अगर अपना वेयर हाउस होगा। लेकिन ये महंगा भी है। ठीक, अब एक इफिशिएंट वेयर हाउस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अच्छा इफिशिएंट वेयर हाउस जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ इट हैंडल इट्स मटेरियल, यानी जो भी वेयर हाउस में जो मटेरियल रखा गया है वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है, यानी बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। एक जो इफिशिएंट वेयर हाउस है वो किस बात पे डिपेंड करता है? मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनकरेज इफिशिएंट मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट, यानी प्रोडक्ट मूवमेंट, यानी जब भी कोई प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है वेयर हाउस में, चाहे वेयर हाउस में जब आ रहा है या जा रहा है, या वेयर हाउस में भी जब मूव कर रहा है, तो कितने अच्छे से मटेरियल हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वेयर हाउस कितना इफिशिएंट है। ठीक, तो ये हो गया पूरा प्राइवेट वेयर हाउस के बारे में। आगे पढ़ते हैं हम पब्लिक वेयर हाउस के बारे में। अब यहाँ पे भी नाम से ही समझ में आ रहा है पब्लिक। तो पब्लिक वेयर हाउस यानी वो वेयर हाउस जो नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ठीक है, नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल जो बेसिक स्मॉल ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर अपना सामान जो अपना स्टॉक है वहां रख सकते हैं, लेकिन उसके बदले में दे हैव टू पे द फीस। उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्टोरेज फीस या कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो पब्लिक वेयर हाउस क्या होते हैं? पब्लिक वेयर हाउस का यूज किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स को स्टोर करने के लिए जो पब्लिक वेयर हाउस है इनको यूज किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, यानी पब्लिक के जो लोग हैं या जो स्मॉल ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो पब्लिक वेयर हाउस यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें फीस पे करनी पड़ेगी, चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इसका फायदा है ना
ये जो पब्लिक वेयर हाउस है, इसका फायदा है ना, इसका मेरिट है। क्या मेरिट है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अपना खुद का वेयर हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग इस वेयर हाउस में अपना सामान रख सकते हैं, ठीक है, अपने स्टॉक रख सकते हैं। तो देखिए इसका मेरिट क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर फाइंड इट कन्वीनियंट एज इट कैन नॉट अफोर्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन वेयर हाउस। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, जो अपना खुद का वेयर हाउस नहीं बना सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं फीस के बदले में, ठीक। दूसरा इसका मेरिट क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये जो पब्लिक वेयर हाउस है ना, ये बहुत लोकेशन पे अवेलेबल होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने नियर बाय जो लोकेशन का पब्लिक वेयर हाउस है वो यूज करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये वेयर हाउस नंबर्स में ज्यादा होते हैं। अगर सपोज करिए मेरी कोई कंपनी है, उसका मैंने वेयर हाउस बनवाया, ठीक है, तो उसका एक जगह ही तो बनवाऊंगी। लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री 3 जगह है, 3 जगह मेरी फैक्ट्री है, तो फिर ये जो वेयर हाउस में सामान लाने के लिए मुझे बहुत दूर तक ट्रेवल कराना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। बट ये जो पब्लिक वेयर हाउस है, इसका एक फायदा है कि इसकी ये कई जगह होते हैं, तो इससे जो नियर बाई लोकेशन पे जो वेयर हाउस है वो पब्लिक यूज कर पाती है, ठीक। अगला जो इसका फायदा है, नो फिक्स कॉस्ट। नो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि सपोज करिए, देखिए वेयर हाउस में कब सामान रखा जाता है, जब एक्स्ट्रा स्टॉक हमारे पास हो, ठीक है, तो वो वेयर हाउस में रखा जाता है। बट सपोज करिए कभी ऐसा है कि एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं है, तो भी क्या है, अगर मेरा प्राइवेट वेयर हाउस है तो फिर क्या होगा, उसके जो फिक्स खर्चे हैं, ठीक है, हीटिंग, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स वगैरह, इसके फिक्स खर्चे तो देने ही पड़ेंगे। बट अगर पब्लिक वेयर हाउस है तो हमें फिक्स खर्चे नहीं देने पड़ेंगे। अगर मैंने अपना सामान रखा है वेयर हाउस में, तभी मुझे उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, वरना नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अगला एडवांटेज। फिर इसके साथ ही वैल्यू एडेड सर्विस, जो पब्लिक वेयर हाउस है इनमें बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विस, जैसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी होती है, लेबलिंग भी होती है, ग्रेडिंग भी होती है, तो ये सब भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक वेयर हाउस। तो ये सब इसके फायदे हैं। तो ये इसके कुछ मेरिट हो गए। अब एक बात और है, ये जो पब्लिक वेयर हाउस है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने मर्जी से वेयर हाउस खोल सकता है पब्लिक वेयर हाउस में। जो गवर्नमेंट है, इसकी प्रॉपर गाइडलाइन है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि किस तरीके से क्या क्या नॉर्म एक वेयर हाउस को फॉलो करने हैं। और गवर्नमेंट जो है लाइसेंस इशू करती है टू प्राइवेट पार्टी की, वही अपने वेयर हाउस खोल सकते हैं जिसे नॉर्मल पब्लिक यूज करे। तो प्रॉपर गाइडलाइन है, प्रॉपर लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है वेयर हाउस खोलने के लिए, ठीक है। एंड जो ओनर होता है वेयर हाउस का, उसको क्या करना होता है, वो कह लीजिए वो एक तरीके से एजेंट की तरह काम करता है ऑफ द ओनर ऑफ गुड। यानी उसको जो गुड्स हैं उनका प्रॉपर केयर करना होगा, एप्रोप्रिएट केयर करना होगा। देखिए वो उसके लिए फीस चार्ज कर रहा है। कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना सामान उस वेयर हाउस में रख रहा है ना, तो ये कह लीजिए अपनी पूरी इतनी मेहनत से जो उसने अपना सामान बनाया वो इसमें रख रहा है ना, तो दिस गुड शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन। वो गुड जो है प्रॉपर कंडीशन में रहे, ये किसको इंश्योर करना होता है, इस पब्लिक वेयर हाउस के ओनर को इंश्योर करना होता है कि सामान ठीक कंडीशन में रहे। और फिर ये जो ओनर ऑफ गुड है, ये इसके लिए फीस भी तो पे कर रहा है। तो इसीलिए जो वेयर हाउस का जो ओनर है ना, वो क्या है, ही इज ए एजेंट ऑफ द ओनर ऑफ गुड। वो ओनर ऑफ गुड का जो है उसके एजेंट की तरह काम करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स का पूरा ध्यान रखे, ठीक है। एंड इसके साथ ही ये जो वेयर हाउस होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी देते हैं। आ जाइए अब तीसरे टाइप के वेयर हाउस पे। थर्ड टाइप का जो वेयर हाउस है, दैट इज बॉन्डेड वेयर हाउस। अगला क्या है, बॉन्डेड वेयर हाउस। तो ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस है, ये थोड़े से अलग है, अभी जो हमने पढ़ा है उनसे थोड़े से अलग है। ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस है, ये बेसिकली उन गुड्स के लिए ये वेयर हाउस यूज किए जाते हैं विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। वो गुड्स जैसे इंडिया में, वो गुड्स जो बाहर से इंपोर्ट करके लाए गए हैं, बाहर से जो इंपोर्ट करके लाए गए हैं, उन गुड्स को स्टोर करने के लिए इन बॉन्डेड वेयर हाउस को यूज किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो वेयर हाउस है, दीज आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट। इन वेयर हाउस को गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि वो इंपोर्टेड गुड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रायर टू द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। देखिए जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट करके इंडिया में आते, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करके इंडिया में आते हैं तो ये बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे जाते हैं, ठीक है, बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे जाते हैं। और ये तब तक रखे जाएंगे जब तक इनका कस्टम ड्यूटी या जो भी इन पे टैक्स है वो नहीं पे होता है। ये बिना टैक्स पे किए, बिना कस्टम ड्यूटी पे किए, जो भी इन गुड्स का जो भी ओनर है वो यहाँ से गुड्स नहीं लेके जा सकता, ठीक है। तो ये बॉन्डेड वेयर हाउस अलग टाइप के वेयर हाउस होते हैं, यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स ही रखे जाते हैं। एंड इंपोर्टर, ये देखिए यही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि इंपोर्टर आर नॉट परमिटेड टू रिमूव गुड्स फ्रॉम द डॉक या एयरपोर्ट टिल कस्टम ड्यूटी इज पेड। यानी डॉक पे, यानी बंदरगाह पे या एयरपोर्ट से अगर बाई एयर सामान आ रहा है
तो वो इन बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा जाएगा, और जब तक जो ओनर ऑफ गुड है वो जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं पे करता है वो यहाँ से सामान नहीं लेके जा सकता है। तो बेसिकली ये जो गुड्स हैं ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये बॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं ना। ये जो गुड्स हैं ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये बॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं ना, कि आपको ये कह लीजिए गिरवी एक टाइप का बॉन्ड करके रखा गया है ना ये इन वेयर हाउस में, ये जो गुड्स हैं कि कस्टम ड्यूटी पे करो, टैक्स पे करो और ये सामान लेके जाओ। तो एक तरीके से बॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं ना, इसीलिए इन वेयर हाउस को कहा जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस। ये बात समझ में आई। ये जो गुड्स हैं क्योंकि एक तरीके से बॉन्ड की तरह रखे गए हैं कि ये जो ओनर ऑफ गुड्स है ये तब तक नहीं ले जाता जब तक कस्टम ड्यूटी या टैक्स ना पे करे। ठीक, तो एक तरीके से बॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए इन वेयर हाउस को कहा जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक, इसी तरीके से इसे याद रखिएगा, बॉन्डेड वेयर हाउस इंपोर्टेड गुड्स के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, वो गुड्स जो बाहर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होकर इंडिया में आए हैं। ठीक, अब ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस है ना, इनके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस है ना, ये और भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, अगर पैकेजिंग करनी है, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लॉट्स में डिवाइड करना, दैट इज ग्रेडिंग। प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग, प्रोडक्ट को अगर मिलाना है, ब्लेंड करना है, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो जो इंपोर्टर है, सपोज करिए ये सामान लाके, जो इंपोर्टर है जिसने सामान मंगाया है, ठीक है, इसने यहाँ पे रखा, अब इसको सामान यहाँ से बेचना है, ठीक है, इस बॉन्डेड वेयर हाउस में लाके रखा, अब इसे सामान यहाँ से बेचना है। तो ये बायर को, इंपोर्टर जो है ना, इंपोर्टर जो है वो बायर को यहीं पे बुला भी सकता है, इसी बॉन्डेड वेयर हाउस में बुला सकता है कि आप इंस्पेक्शन कर लीजिए। हमने सामान दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराया, ला करके यहाँ पे रखा है वेयर हाउस में, और ये बायर को बुलाते हैं कि बायर आओ, मतलब इस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कर लो, खरीदना है तो यहीं से खरीद लो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी बॉन्डेड वेयर हाउस में होती है कि इंपोर्टर में ब्रिंग देयर बायर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड एंड रीपैकेज, फिर से उसकी रीपैकेजिंग कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली ये जो वेयर हाउस होते हैं ये मार्केटिंग में मदद करते हैं। ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं ना, इट फैसिलिटेट द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट के या गुड्स के मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये इसका पहला मेरिट हुआ। दूसरा मेरिट क्या है कि जो बॉन्डेड वेयर हाउस में जो गुड्स रहते हैं ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सपोज करिए ये जो इंपोर्टर है जिसने सामान बाहर से मंगाया है, इसने 1 करोड़ का सपोज करिए सामान मंगाया है, लेकिन अभी 1 करोड़ पे कस्टम ड्यूटी देने के लिए, 1 करोड़ के प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी देने के लिए इसके पास सपोज करिए अभी इतने पैसे नहीं है। इसने सोचा था कि जैसे जैसे सामान बिकेगा मैं वैसे वैसे वहीं से कस्टम ड्यूटी पे करूंगा और निकालूंगा सामान। ठीक, तो ये फैसिलिटी भी है बॉन्डेड वेयर हाउस में कि आप गुड्स को इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हैं, जो जो सामान बिक रहा है उसकी जो कस्टम ड्यूटी है वो पे करे। तो ये फैसिलिटी भी बॉन्डेड वेयर हाउस में रहती है कि गुड्स कैन बी रिमूव्ड इन पार्ट, यानी गुड जो है पार्ट्स में भी रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे की जा सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ का गुड्स आए तो इस पे पूरा का पूरा इंपोर्ट ड्यूटी एक बार में पे करना और फिर सामान हटाना है, ऐसा नहीं है। सामान को इंस्टॉलमेंट में हटाया जा सकता है उनपे कस्टम ड्यूटी पे करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंपोर्टर का पैसा नहीं ब्लॉक हो रहा है। ठीक, ये एक दूसरा फायदा हुआ। तीसरा बहुत बड़ा फायदा है कि ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस है इट हेल्प्स इन इंट्री पोर्ट ट्रेड। ये आपके लिए शायद न्यू वर्ड हो, इंट्री, ENTREPOT, इंट्री पोर्ट ट्रेड में भी बॉन्डेड वेयर हाउस बहुत हेल्प करते हैं। इंट्री पोर्ट ट्रेड का क्या मतलब है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ट्रेडर क्या करते हैं, एक कंट्री से इंपोर्ट किया सामान, ठीक है, एक कंट्री से सामान को इंपोर्ट करके इंडिया में लाए, ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट में उसकी पैकेजिंग चेंज की, उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा प्रोसेस किया, उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा प्रोसेस किया, पैकेजिंग चेंज की, और फिर उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। इसी को कहा जाता है इंट्री पोर्ट ट्रेड, यानी इंपोर्ट भी किया एक्सपोर्ट भी किया। ये बात समझ में आ रही है, इसी को कहा जाता है इंट्री पोर्ट ट्रेड, यानी जो ट्रेडर था उसने प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया, उसको थोड़ा सा प्रोसेस किया, पैकेजिंग चेंज किया और फिर एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्री में, तो इसे कहा जाता है इंट्री पोर्ट ट्रेड। तो इसमें भी बॉन्डेड वेयर हाउस बहुत मदद करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट उसी बॉन्डेड वेयर हाउस में रहता है और यहीं पे उसे प्रोडक्ट को थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है, उसकी लेबलिंग पैकेजिंग चेंज की जाती है, उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती। तो इस तरीके से इंट्री पोर्ट ट्रेड में भी बॉन्डेड वेयर हाउस बहुत हेल्प करते हैं, पर इसमें कुछ और अदर चार्जेस होते हैं जो पे करने होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका बॉन्डेड वेयर हाउस। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जो वेयर हाउस है दैट इज गवर्नमेंट वेयर हाउस।
लेकिन उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, 1 मिनट, 2023 अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिए, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं ना, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक किया करिए अगर पसंद आए तो, ठीक है। एंड अगर मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, राइट। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट है वो मिल पाए। और ये मेरी एप्लीकेशन है, अगर आपको नोट चाहिए मेरे चैनल के, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट वेयर हाउस के बारे में। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट वेयर हाउस यानी वो वेयर हाउस विच इज फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, यानी वो वेयर हाउस जिन्हें ओन्ड और मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इन वेयर हाउस को मैनेज करते हैं, जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एफसीआई, जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसटीसी यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ नाम है गवर्नमेंट वेयर हाउस के जो मतलब ये इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चौथा वेयर हाउस। अब पांचवा एंड लास्ट जो वेयर हाउस है दैट इज कोऑपरेटिव वेयर हाउस। लास्ट जो है दैट इज कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो आपने पढ़ा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसके मेंबर्स होते हैं, तो वही उसी से रिलेटेड ये वेयर हाउस है, कोऑपरेटिव वेयर हाउस। ये वो वेयर हाउस होते हैं विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी ये वो वेयर हाउस है जिन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन करती है, यानी उन्हें मैनेज करती है, कंट्रोल करती है और ओन करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फायदा ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, वहां पे वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है ना, वो इकोनॉमिकल रेट, थोड़े सस्ते रेट पे होती है। और ये जो वेयर हाउस होते हैं ये बेसिकली स्पेशली कह लीजिए फॉर किसान, जो फार्मर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर हैं, उनके लिए ये वेयर हाउस होते हैं, ठीक है। और इनके जो मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, वो सब मिलके ये वेयर हाउस स्टैब्लिश करते हैं और उसकी फैसिलिटी वो अवेल करते हैं, ठीक। तो दिस इज कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो ये थे 5 टाइप के वेयर हाउस, एग्जाम में जरूर आते हैं, इन्हें करके जाइएगा। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। तो 5 फंक्शन है, जल्दी जल्दी देखते हैं। कौन कौन से फंक्शन है? कंसोलिडेशन, ब्रेक द बल्क, स्टॉक पाइलिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विस एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउस का कि कंसोलिडेट करना। मतलब वेयर हाउस जो है रिसीव करता है, जैसे अगर वेयर हाउस है, ये रिसीव किया है प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट एक्स, प्लांट वाई, प्लांट जेड, और इन्हें इकट्ठा कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और एक जगह भेज रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का भी फंक्शन वेयर हाउस करते हैं कि 3 जगह से प्रोडक्ट मंगाया, उसे असेंबल किया, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बट सिंपल सा असेंबल किया और उसे एक जगह भेजा। तो ये फंक्शन भी होता है वेयर हाउस का कि वेयर हाउस रिसीव करते हैं एंड कंसोलिडेट करते हैं मटेरियल और गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट एंड डिस्पैच करते हैं एक पर्टिकुलर कस्टमर को सिंगल ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट में। तो दिस इज द कंसोलिडेशन, ये पहला फंक्शन है। दूसरा क्या है? ब्रेक द बल्क। ब्रेक द बल्क, अब ब्रेक द बल्क यानी बल्क मतलब एक इकट्ठा कोई चीज है उसको टुकड़ों में ब्रेक करना, ठीक। तो ब्रेक द बल्क की बात करूं तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या किया जाता है? सपोज करिए कोई प्लांट जेड है, वहां से वो सामान आया, बड़ा सा सामान आया, अब उसको ब्रेक किया गया, ब्रेक द बल्क यानी उस प्रोडक्ट को टुकड़ों में डिवाइड किया गया और फिर इन टुकड़ों को कस्टमर एक्स, कस्टमर वाई, कस्टमर जेड, कस्टमर पी, कस्टमर क्यू तक भेजा गया। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक द बल्क, जस्ट अपोजिट ऑफ कंसोलिडेशन। तो वेयर हाउस ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है, वेयर हाउस ये भी करती है कि डिवाइडिंग द बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन प्लांट इनटू स्मॉलर क्वांटिटी एंड स्मॉलर क्वांटिटी को फिर वो ट्रांसपोर्ट करती है क्लाइंट्स को। तो ये फंक्शन भी होता है वेयर हाउस का। तीसरा क्या है? स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग मतलब होता है संग्रह करना, यानी किसी चीज को इकट्ठा करना, संग्रह करना।
तो ये भी तो होता है वेयर हाउस में। जैसे जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे फूड आइटम हो, जो सीजनल होते हैं, पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, उन्हें वेयर हाउस में ही तो संग्रह, उन्हें इकट्ठा किया जाता है बड़ी लार्ज क्वांटिटी में। जैसे सपोज करिए कोई ऐसा गुड्स है या कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जिसे अभी इमीडिएटली सेल नहीं करना है, अभी इमीडिएटली मार्केट में जरूरत नहीं है उसकी, तो उन्हें कहां पे इकट्ठा किया जाता है, उन्हें वेयर हाउस में इकट्ठा किया जाता है। और फिर उन्हें बाद में जब मार्केट में डिमांड होगी, जब उसका सीजन आएगा, तब उन्हें कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में फ्लोट किया जाता है। जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही तो होते हैं, ठीक है, बट उन्हें हार्वेस्ट तो पहले, जब उसका सीजन है, जब उसका वो कटने का सीजन है उस अनाज के, तो उसी सीजन में काटा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट में अगर इतनी डिमांड नहीं है तो उनको क्या किया जाता है, उन्हें स्टॉक पीलिंग की जाती है, मतलब एक जगह स्टॉक पाइलिंग की जाती है, एक जगह इन्हें इकट्ठा करके रखा जाता है, क्योंकि इसका कंजप्शन तो पूरे साल होना है, ठीक है, पूरे साल ये सामान खाए जाएंगे ना, ये जो जो भी अन्न है, अनाज है या कोई भी फूड प्रोडक्ट है, पूरे साल खाए जाएंगे। लेकिन इनका सीजन, उगने का सीजन तो एक पर्टिकुलर था, तो जब इन्हें हार्वेस्ट किया गया उसके बाद इन्हें प्रॉपर एक जगह स्टोर कर दिया गया, और जैसे जैसे मार्केट में डिमांड होगी वैसे वैसे यहां से इन्हें मार्केट में भेजा जाएगा। तो स्टॉक पाइलिंग जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउस का। अगला जो फंक्शन है दैट इज वैल्यू एडेड सर्विस। वैल्यू एडेड सर्विस मतलब कि वेयर हाउस जो है प्रोडक्ट को स्टोर तो करते ही हैं, उसके साथ प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, उनकी पैकेजिंग करना, उनकी ग्रेडिंग करना, ब्लेंडिंग करना, ये फंक्शन भी वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं। हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि गुड्स को एक जगह से मंगाया गया, उनको ओपन किया गया, उनको ब्रेक द बल्क यानी उनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया, फिर से रीपैकेजिंग की गई, थोड़ा सा प्रोसेस किया गया, और फिर से लेबलिंग की गई, पैकेजिंग की गई, और फिर से आगे उन्हें भेज दिया गया क्लाइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वेयर हाउस, ठीक। कभी कभार जो गुड्स है उनकी ग्रेडिंग भी की जाती है। ग्रेडिंग मतलब क्या है, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, यानी वो प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, ठीक है, उनको ग्रेड कर दिया जाता है, अलग अलग लॉट्स में डिवाइड भी किया जाता है वेयर हाउस में। तो ये एक वैल्यू एडेड सर्विस है। आखिरी जो फंक्शन है वेयर हाउस का दैट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कभी आप देखते होंगे टमाटर के रेट बढ़ गए, कभी देखते होंगे प्याज के रेट बढ़ गए, ठीक। तो वेयर हाउस जो है ना प्राइस स्टेबलाइजेशन का भी काम करता है, क्योंकि वेयर हाउस में बल्क में सामान स्टोर है, ठीक है। तो जब मार्केट में कंडीशन बिगड़ जाए, टमाटर के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए या अनियन के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उस समय वेयर हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वेयर हाउस परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग द प्राइस। कैसे, वेयर हाउस जो है सप्लाई, देखिए किसी भी चीज की जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो प्राइस क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसी प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए क्या कर दिया जाता है, सप्लाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। वेयर हाउस में जो सामान स्टोर है उसे थोड़ा सा रिलीज किया जाता है, सप्लाई मार्केट में बढ़ा दी जाती है, इससे क्या है, प्राइस कंट्रोल में आ जाती है, ठीक। तो ये कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउस का, ठीक। तो ये 5 फंक्शंस थे वेयर हाउस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक। ये जो चैप्टर था ना बिजनेस सर्विसेज, इसको हमने कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ा, 12 लेक्चर वीडियो में ये पूरा चैप्टर फिनिश किया है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, बहुत मेहनत से एक एक वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।